I'm Emin Zaid, and I welcome you all in today's session, which is about how to create an impressive CV and what can you expect during the Big Four induction and some helpful interview tips. As the induction session is season is coming up, so many of you might be feeling stress about getting in Big Four. So that's why we have set up this session to share tips and advices that can make things easier. We have three speakers today. Abdullah Suhail, who has extensive experience in career coaching and in CV building, and Vidad Ali Shah, who has extensive experience about top firms in Pakistan, and Sadia Shafiq, who is a resume reviewer and has skills to enhance the quality of resumes. Before we dive in, let me share a bit about myself. I am CMA finalist with experience in both audit and finance, and I'm currently associated with professional development. Uh, Professional development is basically a platform where we help our members to stay informed and empowered in their career through timely guidance on IFRS, tax, and compliance related matters. Now, over to you, Abdullah. Abdullah Suhail is our host. He will be leading the session. Bismillah. First of all, I would like to sorry from myself कि मेरी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस हो गए थे, जिसकी वजह से क्योंकि आईटी रिलेटेड है डेफिनेटली, तो हम भी कुछ कर नहीं सकते अगर एंड टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। वी हैव पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अब्दुल्ला सुहेल, currently working in AF Ferguson's and company, a member firm of PricewaterhouseCoopers. Thank you so much, Hasif, for your cooperation. Uh, I'm reading the chats. You can reply me in chats as well. Okay, guys, let's proceed our session. Uh, okay. वैसे आप में से कुछ तो मुझे जानते हो शायद, ये नेटवर्क पोर्टल पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, और इसके अलावा भी जो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हमारी जो है वो एक गाइडेंस वगैरह चल रही है काफ़ी। तो आप लोग उनसे बहुत से लोग उस ग्रुप का पार्ट भी होंगे। आप लोगों में से हैं कोई लोग नेटवर्क पोर्टल ग्लोबल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट? जी, राफे, नान, सही, हसनैन। ओके ओके गाइज, आप लोग उसकी एप्लीकेशन की वजह से थोड़ा सा नाम वगैरह भी जानते होंगे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला सुहेल। हाँ, तो मैं ज़रा सेशन की तरफ प्रोसीड करूँ अपना और थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन करवा दूँ। 2020 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का। दैन वी आर एंड कंपनी, इट्स चार्टर अकाउंटेंट फर्म इन हैदराबाद। उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जुबली लाइफ में सर्व किया था, और दैन इन AF Ferguson's, देन आई मूव टू AF Ferguson's। आई गेस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, इज इट सो? काइंडली कंफर्म, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? ओके, आई गेस अब स्क्रीन शेयर हो रही है। हमने काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट्स लगाई हैं अपनी इस पे। अगर स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ओके, इट्स लोडिंग। शैजान, इट्स लोडिंग नाउ।
Is it visible to you guys? Okay guys, without interrupting our session, I know आप लोगों का ज़रा टाइम भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। मैं जो है फिलहाल ये स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगी। लेट मी मूव अहेड। एज आई वाज टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं ज़रा इतने से ज़्यादा बेहतर है कि इससे बेहतर ये है कि मैं थोड़ा इस पे काम कर लूँ कि ज़रूरी क्या है इस वक्त ना। अच्छा, बात क्या चल रही थी हमारी कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि आफ्टर एग्ज़ाम्स आपका जो मतलब आफ्टर जो कैब क्वालिफाइंग का टाइम होती है आपकी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी अच्छी फर्म में इंडक्शन होना आपकी ना। तो ये वाली चीज़ को काउंटर करते हुए ना हमें हमारी एक टीम मेंबर भी हैं और मतलब ग्रुप मेंबर हैं हमारी ना, उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक ऐसा सेशन रखते हैं जिसमें आप एक थॉरली गाइडेंस दे सकें कि बिग फोर में इंडक्शन किस तरीके से ईजिली हो सकती है, कौन सी ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको हम सामने रख सकते हैं तो हमारी जो है वो इंडक्शन में आसानी हो सकती है। सही है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो रिज्यूमे मेकिंग में बात करूँ, हमारे पास सादिया भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता रही होंगी रिज्यूमे मेकिंग के हवाले से। मैं जस्ट कुछ चीज़ें हैं उस पर थोड़ी सी हाईलाइटिंग कर दूँ। ठीक है। सबसे पहले जो है ना रिज्यूमे में आपको पहले इस चीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए कि रिज्यूमे और सी में फ़र्क क्या होता है। सही है। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। रिज्यूमे देखिए, हर फर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो है वो रिज्यूमे किस तरीके की बनानी है। तो इट्स बेटर कि हम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ना उनको फुलफिल करते हुए जाएं। जैसे कुछ फर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सिर्फ एक पेज की सीवी चाहिए। सही है ना। कुछ फर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, हमें जो है वो काफ़ी डिटेल्ड सीवी और रिज्यूमे चाहिए। तो ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है हम एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको सीवी देंगे। सही है। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मेट भी बना हुआ है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना हुआ है सीवी का, रिज्यूमे का, और कवर लेटर भी उसमें अटैच है हमारे साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो सीवी है, रिज्यूमे है, इसको बनाने में ना हमारे काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं। तकरीबन कोई 1.5 साल का अर्सा लगा है हमें इस चीज़ को बनाने में। तो ये ऐसी सीवी मैं कह सकता हूँ कि आप तक अल्लाह का शुक्र है कि किसी जगह पे रिजेक्ट नहीं हुई है, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से लोगों ने सीवी का सहारा दिया है और उसके ज़रिए उनकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिली हैं और फ़ायदे भी उनको काफ़ी हुए हैं। अच्छा, रिज्यूमे इसके हवाले से मैं ये कह दूँ कि आपको सुबहाना राई हैं और सादिया शफ़ीक हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि ये ना आपको का एक फॉर्मेट शेयर भी कर देंगी, और अब आप अपनी अपनी रिज्यूमे बना लें तो आप उनको दे भी सकते हैं कि ये रिव्यू कर लेंगी। अच्छा, मूविंग अहेड, मैं सबसे पहले बात करूँ कि पाकिस्तान की जो फर्म्स हैं, बिग फोर फर्म्स में हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो PwC, जिसको हम पाकिस्तान में AF Ferguson कंपनी कह रहे होते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन बिग फोर से वाबस्ता है? कुछ वाकफियत है बिग फोर से कि बिग फोर है तो ये क्या चीज़ है बिग फोर? काइंडली मुझे चैट में रिप्लाई कर दें अगर आप लोग। अब स्क्रीन विजिबल हो रही है आई गेस। जी बात। राफे। ओके। हसी। ओके। अच्छा, मैं ज़रा इस पे ही एक व्यू दे दूँ आप लोगों को। बिग फोर पे हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो बिग फोर से पहले भी अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ ना, सबसे पहले तो हमें ब्रेकडाउन पता होना चाहिए कि कैटेगरीज बनाई हुई क्यों है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। आई गेस ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, या अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैटेगरी A, B और C फर्म्स, इनको हम कहते क्यों हैं कि ये कैटेगरी A है, ये B है, ये C है। ऐसा क्या क्राइटेरिया है? देखिए, हमारे पास ना जो कैटेगरी A की फर्म होती है, यानी कि पेड अप कैपिटल, आप लोगों को ये बात पता है कि हमारे जो शेयर कैपिटल होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल ना, कि कंपनी मैक्सिमम अमाउंट इस अमाउंट तक जो है वो शेयर इशू कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट पहले था, अब नहीं है। सेकेंडली हमारा क्या आ जाता है?
पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट, कि कितना अमाउंट आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, सही ना, कितने पैसे आपने कंपनी को दिए हुए हैं। अच्छा, तो अब पाकिस्तान में क्योंकि पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो अब ये हो गया है कि फुली शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि जब आप शेयर्स लेंगे तो आप अपनी खुद पेमेंट कर रहे होंगे उस वक्त। तो उन पेड अप कैपिटल को नज़र में रखते हुए, यानी कि शेयर होल्डर का जो पैसा लगा हुआ है इस कंपनी के अंदर 500 मिलियन का लगा हुआ है, तो इस 500 मिलियन से ऊपर की जितनी भी कंपनीज होंगी उनका जो ऑडिट है वो कैटेगरी ए की फर्म्स कर रही होंगी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी बी है, तो यानी कि 300 मिलियन से 500 मिलियन के बीच का जो एम्बिट है, इसका जो ऑडिट है वो कैटेगरी बी की फर्म्स कर रही होंगी। और देन जो कैटेगरी सी की फर्म है उसमें क्या है कि लेस देन 300 मिलियन अगर हमारा पेड अप कैपिटल है, तो उसमें जो है उनका फर्म कैटेगरी सी की फर्म कर रही होगी। अच्छा, ये स्टेट बैंक ने बनाई हुई है और स्टेट बैंक इनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करता रहता है। कभी कोई फर्म ए कैटेगरी से निकल के बी में चली जाती है, कभी बी से निकल के सी में चली जाती है, तो इस तरीके से इनमें रोटेशन रहती है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ कि कैटेगरी ए बी और सी की फर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो इट्स एन एक्सटेंसिव लिस्ट। कैटेगरी ए में आप देख सकते हैं 16 फर्म आ रही है, बी में आप देख सकते हैं 15 फर्म आ रही हैं, और सी में भी आप देख सकते हैं कि 15 फर्म आ रही है मेरे पास ना। तो ये 3 फर्म्स हो गई। अच्छा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें एयर फर्गसन्स को, क्योंकि ये बिग 4 में आती है। सेकेंडली मेरे पास KPMG तासीर हादियन कंपनी है, और थर्ड EY फोर्ट रोड है, और फोर्थ पे हमारे पास डिलॉयट यूसुफ आदिल थी, लेकिन चूंकि डिलॉयट पाकिस्तान से जा चुकी है, तो सम पीपल से इट्स बिग 3 नाउ इट्स नॉट बिग 4, बट डिलॉयट डेफिनेटली अभी पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि कंपटीशन में यूसुफ आदिल जो है वो चौथे नंबर पे ही खड़ी हुई है। अच्छा, ये मेरे पास एक लिस्ट हो गई, सही है ना, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उधर से जाके इजीली गूगल पे भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा कि कौन सी फर्म जो है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, और वो फर्म कहाँ पर है, लाहौर में, कराची में, ये आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है वहाँ से। अच्छा, मूविंग अहेड, ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, और ये मैटर क्यों करती है। बात ये है कि मेरा फ़र्क क्यों आ रहा है बिग 4 में और दूसरी जो फर्म्स हैं उनमें फ़र्क क्यों आ रहा है, या बिग 6 बिग 10 कैटेगरी ए बी सी इनमें फ़र्क क्यों आ रहा है। देखिए, एक तो ये है कि आपको ये तो पता चल गया कॉन्सेप्ट के असल चीज़ क्या है पेड अप कैपिटल की ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो बैंकिंग सेक्टर है, यानी कि इसमें जो पेड अप कैपिटल है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा होगा, या जो बड़ी कंपनीज है उनका पेड अप कैपिटल एक बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत हाई अमाउंट पे होगा। तो इसी वजह से इनका जो ऑडिट है वो कौन कर रही होती है, बिग 4 फर्म्स कर रही होती है हमारे पास। तो ये वजह होती है जो एक बिग 4 और बाकी फर्म्स को जो है ना एक फ़र्क लगा रही होती है, कि जो बड़ी कंपनीज है वो बिग 4 के पास आ रही होती है, और जो दूसरी कंपनीज है वो बिग 4 के पास नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें बिग 4 नहीं मिली तो मतलब ये कुछ मिला ही नहीं ना। हमारे पास जो दूसरी फर्म्स हैं, जीटी में अगर मैं बिल्कुल वैसी बात करूँ, ट्रांसपेरेंट बात करूँ एक, तो जीटी में और वीडियो में काफ़ी सिकॉन्वेंट्स हैं। यानी कि मैंने खुद काफ़ी लोगों से इस चीज़ को सुना है कि जीटी और वीडियो में आप 2.5 साल के बाद सिकॉन्वेंट पे चले जाते हैं सऊदीया, और यू नो कि वंस आप एक जगह चले जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं, कि आपकी सीवी पे भी एक टैग आ रहा होता है कि आपने एक बाहर की सिकॉन्वेंट करी हुई है। तो एक ऐसा नहीं है कि अगर बिग 4 नहीं मिली और मैं जीटी या वीडियो में चला गया तो कोई हल्की बात नहीं है। ये भी जो है ना एक आप में एक लेवल क्रिएट कर रही होगी, और ये डेफिनेटली आपको पॉलिश कर रही होगी। अच्छा, एक बात तो इसमें देखें, जो फर्म्स का क्राइटेरिया है ना, कि पीडब्ल्यूसी ने बोला कि मैं इस अमाउंट के इस एफटीएस के से जो है बिलो नहीं रखूंगी, या केपीएमजी ने कहा कि मैं इस बिलो एफटीएस से नहीं रखूंगी। देखिए, ये उनका अपना क्राइटेरिया है, और ये डिफाइंड क्राइटेरिया है उनका। तो अगर ये क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन कर दिया, यानी कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करने के लिए आपका वो एफटीएस होना ज़रूरी है, सही है ना। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप जो है वो आपका जब फॉर्म उनके पास सबमिट होगा, तो उसके बाद क्या हो रहा होगा कि वो हो सकता है उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दें, और मैंने अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं कि वो सब्सिक्वेंटली रिजेक्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप फेयर उनको जो है ना बात लिखें, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल फेयर बात ना हो और कल को फिर आपको ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। कैसा हो रहा हो, आप इंटरव्यू के टाइम पे जा रहे हैं और बोलें आपका एफटीएस तो ओल्ड है और आपने हमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं करती बंदे पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक फॉर्म है, आपने उधर अप्लाई करा, उस फॉर्म पे नहीं हो रहा, सही है ना, एक दफ़ा नहीं हुआ, आपका एफटीएस सेकंड टाइम भी फॉल कर रहा है, आप ट्राई करते रहे। मैं अपनी ही बात बताऊं तो मेरा फर्गसन्स में थर्ड अटैम्प्ट में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपको हिम्मत छोड़ देनी चाहिए, या केपीएमजी है फॉर एग्जांपल, केपीएमजी और दूसरी फर्म्स हैं, और उनमें आप चले गए सीवी लेकर, या आपका जो है वो आपने सीवी ईमेल करी और उनका रिस्पांस नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल हिम्मत ही हार जाएं कि नहीं मुझे तो रिस्पांस ही नहीं आ रहा उनकी तरफ से। नहीं, आप उनसे फॉलो अप लें, आप कंटिन्यूस फॉलो अप लें, ईमेल्स पे आप उनको रिमाइंडर्स डालें, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि वो आपको कॉल करेंगे, और ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई लोगों ने कोई 17-18 दफ़ा भी कॉल करी है उनको, और उनके बाद उनको इंटरव्यू कॉल्स आई हैं। तो एक अप्रोच होती है कि बंदे को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ मैं, तो बिग 4 में इंडक्शन किस तरीके से होगी। मेरे पास ये 4 मैंने बिग 4 चारों बिग 4 सामने रख दी हैं,
और इसमें मैंने ये बता दिया है कि किस फर्म में क्या हो रहा है इस वक्त। अगर मैं पीडब्ल्यूसी की बात करूँ तो पीडब्ल्यूसी में मेरे पास क्या हो रहा है, टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। ईवाई में भी सिमिलर क्या होता है, टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। केपीएमजी में भी टेस्ट सिस्टम है और यूसुफ में भी। अच्छा, बात मैं सिर्फ ओवर होलिस्टिक अप्रोच पे कर रहा हूँ इस वक्त कि टेस्ट और इंटरव्यू में मेनली क्या चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि ऑलरेडी ग्रुप्स पे शेयर हो रही होती हैं कि टेस्ट में ये चीज़ें आ रही हैं, आप उन चीज़ों को सामने रखें। मैं अगर एनालिटिकल स्किल्स की बात है, क्योंकि काफ़ी फर्म्स में जो बिग फोर फर्म्स हैं उसमें आपसे जो क्वेश्चनिंग हो रही होती है, जो आपसे टेस्ट हो रहा होता है, वो आपका कुछ फर्म्स में इस तरीके का होता है कि वो आपके कोर्स से रिलेटेड होता है, कुछ फर्म्स में होता है कि कोर्स से रिलेटेड नहीं होता। और कोर्स से रिलेटेड भी मैं अगर बात करूँ तो FAR 2 और ऑडिट, इनमें नॉर्मली ऐसा होता है कि वो कोर्स से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं, और कुछ फर्म्स में कंपनी लॉ से रिलेटेड भी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। और बाकी फर्म अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका डिपार्टमेंट ही टैक्स है, जीटी टैक्स में आपने अप्लाई करा और जीटी टैक्स के लिए आपका इंटरव्यू है, तो डेफिनेटली वो आपसे सवाल करेंगे तो टैक्स से रिलेटेड ही करेंगे। तो इतना तो आपको माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो किसकी करनी है, टैक्स के लिए करनी है। अच्छा, मैं इसमें बात करूँ बिग फोर की, तो अगर मैं एक ओवरऑल बता दूं आपको कि पीडब्ल्यूसी जो है वो किस तरीके से ले रही होती है टेस्ट। तो टेस्ट का मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट में होता ये है कि आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है ना, वो टेस्ट होती हैं। इसके लिए मैं एक आपको बुक भी रिकमेंड कर दूँ। हर बंदे की अलग अलग अप्रोच होती है। कोई कहता है हमने चैट जीपीटी से करा, तैयारी करी इसकी। हर बंदे की अलग अलग अप्रोच है। कोई कहता है एप्टीट्यूड टेस्ट की एक बुक आती है, हमने उससे तैयारी करी। कुछ ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, उससे भी, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें भी आ रही होती हैं, तो कुछ गेमिंग ऐप्स हैं उससे भी ऐसा है कि उनसे भी कभी कभी लग जाते हैं इंटरव्यू। और एक स्पेसिफिक कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, इस पे मैं ना इंडिविजुअली गाइड कर सकता हूँ आपको। आप क्योंकि ग्रुप का भी पार्ट भी है, तो आप एडमिन से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस बारे में। वो स्पेसिफिक आपको बता भी देंगे कि आप स्पेसिफिक कौन सी रिसोर्सेज यूज़ कर लें जो आपको टेस्ट में ईज़ ईज़ प्रोवाइड करें ना। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से मैं बात करूँ तो इंटरव्यू की मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूँ इंटरव्यू की। देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले जो है ना, आपको अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान देना, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कि मुझे ड्रेसिंग किस तरीके की करके जानी है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँ, ड्रेसिंग होती किस तरीके की है प्रॉपर। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूँ कि ये तो आप लोगों को पता है कि आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करके जानी है। अच्छा, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि आप अगर शर्ट पहन रहे हैं ना, तो वो शर्ट आपकी ऐसा ना हो कि उसमें शेल पड़े हुए हों, बिल्कुल प्रॉपर्ली वो आयरनाइज़्ड हो, सही है ना? यानी कि आपने बिल्कुल प्रॉपर्ली इस्त्री करी हुई हो। और कोट पहनना या टाई पहनना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो कोट वियर कर सकते हैं, चाहें तो टाई वियर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बोल दूँ कि चेक शर्ट्स, मैं आपको कहूँगा कि आप चेक शर्ट्स अवॉइड करिएगा। और जो फॉर्मल शर्ट्स होती हैं हमारे पास, क्रीम कलर की शर्ट्स हो गई या फिर कुछ इस तरीके की कलर्ड शर्ट्स हो गई, वो आप वेयर कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक कलर की शर्ट्स हो गई या फिर कोई रेड कलर की शर्ट्स हो गई, इन शर्ट्स के ये कलर्स आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बात बोल दूँ आपको कि अच्छा, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो आप काइंडली चैट में मुझसे पूछ लें। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? श्योर, बात आई विल शेयर। इज देयर एनीवन? ओके, कैनान, ओके, अब्दुल राफे। Okay, guys, I will share the resources with you on individual basis. Let me move ahead. Uh, अच्छा, ये इंटरव्यू के हवाले से मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि इंटरव्यू देखें दो तरह के होते हैं मेरे पास ना। एक होता है मेरे पास HR इंटरव्यू, और दूसरा होता है मेरे पास पार्टनर इंटरव्यू। पार्टनर इंटरव्यू भी कह सकते हैं आप उसको, टेक्निकल इंटरव्यू भी कह सकते हैं, और समटाइम्स वो पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। अच्छा, HR इंटरव्यू में देखें, मैंने आपको पहले ही इस बात पे बहुत एम्फेसाइज किया है कि जो मेरे पास CV है वो बहुत देख के बनानी है। यानी कि मैं अगर आपसे एक बात करूँ कि जो CV में आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डालेंगे, तो देखिए वो स्ट्रेंथ और वीकनेस, वीकनेस है ना आपकी, तो वो वीकनेस होनी चाहिए, फ्लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वीकनेस एंड अ फ्लॉ। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा है कि बहुत सारे मैं वीकनेस हमने जो है ना मॉडल सूरत में आपके सामने रखता हूँ। अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि जैसे मैं एक मिसाल ये ले रहा हूँ, जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, और जब बहुत बंच ऑफ पीपल होता है तो मैं उन आइडियाज़ को डिलीवर नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। अच्छा, ये तो आपने अपनी वीकनेस बता दी कि इससे शो हो रहा है कि आप जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ ये नहीं बताना, आपने उनको ये भी बताना है कि मैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए काम भी कर रहा हूँ। तो ये
आइडेंटिफाई करता है कि ये फ्लॉ नहीं है, ये एक वीकनेस है जिसको आप ओवरकम करने के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। जैसे आप इस पे ये बात कह सकते हैं कि मेरे अंदर मैंने इस कमी को आइडेंटिफाई किया और फिर मैंने इस पे ये काम करना शुरू किया कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखना शुरू करी और मैंने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करी जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो आप ये वाली बात भी कह सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। आप अच्छा उसमें जो पांचों वीकनेस लिखी हुई है ना, तो हमने जो सीवी में रखी हुई है 5 वीकनेस रखी हुई है, तो आप जो सीवी में लिख रहे हैं ना, आप ये बात याद रखें कि उसकी सपोर्ट होनी चाहिए बैक पे आपके पास। ऐसा नहीं हो कि आपने एक वीकनेस लिखी और उसके बारे में इंटरव्यूअर आपसे पूछा तो आप बिल्कुल ब्लैंक है। नहीं, इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू होता है तो वो सीखने से ही हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर दो चीज़ें मैं पीडब्ल्यूसी को सामने अगर रखूं, तो ऐसा है कि मेरे पास ना दो चीज़ें आ रही होती है। एक आ रहा होता है फॉर्म और एक मेरे पास क्या आ रहा होता है, रिज्यूमे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर इंटरव्यू हो रहा होता है उस वक्त आपसे सवाल कर लिया जाता है, आपसे फॉर्म फॉर्म में से कोई बात उठा के पूछी जाती है। जैसे एक मिसाल दूं कि बैक इन 2021 एक कैंडिडेट ने अपने फॉर्म में डाला था कि मैं जो है वो काम कर रहा हूँ गर्ल्स एजुकेशनल पॉलिसी के लिए। अच्छा, उसने सीवी में ऐसी कोई बात नहीं डाली थी, लेकिन पार्टनर क्योंकि उस वक्त फॉर्म पे फोकस था तो उसने उधर से एक सवाल उठा लिया था। अब वो जो कैंडिडेट उस वक्त इंटरव्यू दे रहा था उसको तो ये था जहन में कि यार मैंने तो इस सवाल से कोई सीवी में बात डाली भी नहीं है, तो फिर किसने कहाँ से पूछी? तो डेफिनेटली उसने आपके फॉर्म से वो बात पूछी है। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आप क्या चीज़ फॉर्म में डाल रहे हैं और उस पर आपसे सवाल हो सकता है। उस पर बैक पे आपको चीज़ पता होनी चाहिए। जब फॉर इंस्टेंस आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जाए कि आपको उसका पता ही नहीं है, आपने सीवी में बात डाली या फिर आपने कोई फॉर्म में ऐसी बात लिखी कि आपको जो है वो ज़हन में ही नहीं आ रही उस वक्त बात कि मैंने ये बात लिखी थी और आपके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो देखिए, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं उस वक्त। तो आप कॉन्फिडेंट रहें और जो चीज़ आपके ज़हन में ना आप डिलीवर कर दें। देखिए, वो आपसे क्या मांग रहे हैं इस वक्त, आपका कॉन्फिडेंस चेक करें, आप उनको वही चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा, ये तो एक बात हो गई मेरे पास पार्टनर इंटरव्यू की। कुछ सवाल हैं मेरे पास एचआर इंटरव्यू के लिए। अ, इस पे मैं कहता हूँ कि मिनिमम ये सवाल तो हैं जो हर इंटरव्यूअर पूछ रहा होता है, एचआर इंटरव्यूअर पूछ रहा होता है, तो इसकी प्रिपरेशन तो एटलीस्ट आपको घर से करके जानी चाहिए। कुछ सवाल मैं आपको बता दूं मेरे पास क्या क्या सवाल हो जाते हैं। पहला सवाल मेरा ये हो जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आप में से कितने हैं जिन्होंने इस वक्त इस सवाल की तैयारी करी हुई है? काइंडली मुझे चैट में रिप्लाई करिएगा। इज देयर एनीवन जिसने तैयारी करी हो इस सवाल की अभी तक? नहीं, अगर नहीं करी तो आप काइंडली नो लिख लिख सकते हैं। ओके हसनैन, ओके राफे, ओके हसीब, जान, इबाद, ओके, ओके। अच्छा, इस सवाल की तैयारी देखिए ऐसे नहीं है कि हमने इस सवाल को जो है वो दिमाग में सोच लिया कि हम क्या बता रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस सवाल का जवाब ये दे रहे होंगे कि मेरा मैं जो है वो ओके। अच्छा, अ, मेरे पास क्या इस सवाल में आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये बात समझ रहे होंगे कि इस सवाल का जवाब ये होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ और मैंने इंटर यहाँ से किया और मैंने मेट्रिकुलेशन यहाँ से किया। आप में से कितने लोग हैं जो इस सवाल का जवाब ये समझते हैं? ओके, अच्छा देखिए, इसमें ये सवाल आपसे पूछने का मकसद क्या है? ये सवाल आपसे पूछने का सिंपल मकसद सिर्फ ये है कि उनको ये पता चले कि वो आपसे ये पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप इसमें थोड़ा-सा ना इसको कैटेगराइज़ करें कि इसको आप सेगमेंट इसके बना लें कि इसके 3 सेगमेंट हैं। पहला इसका सेगमेंट क्या हो गया, आप अपने बारे में बता रहे होंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सही है ना? उसमें वही बात जो आप लोग कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है और इसमें मैंने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया, मैंने इंटर कहाँ से किया, एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप ये बताएँ कि करंटली आप क्या कर रहे हैं? आप सीए में आपने एडमिशन लिया हुआ है, आप इस चीज़ को हाइलाइट करें। आप जो है वो इस ऑर्गेनाइज़ेशन में आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप इस चीज़ को हाइलाइट करें। आप अपना करियर बताएँ उनको। ये चीज़ें इस सवाल का हिस्सा हैं। जैसे मैं एक मॉडल के तौर पे एक सवाल बता दूँ, एक जवाब बता दूँ आप लोगों को कि आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट हो सकता है। अच्छा, एक बात है कि आप उधर ये बात शो कर रहे हो कि अच्छा, ये फॉर एग्जांपल पहला सवाल इंग्लिश में होता है तो आप उसका जवाब भी डेफिनेटली इंग्लिश में ही दे रहे होंगे। इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में पूछा और आप उर्दू में जवाब दे रहे हो। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। हमें लैंग्वेज को भी अलाइन अलाइन रखना है। तो सबसे पहले क्या बात हो गई कि आपने जो है उनका सवाल जो आ गया इंग्लिश में आ गया तो आपने उसका इंग्लिश में जवाब देना और आपने घर से तैयारी करके जानी है। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो घर से रट्टा मार के आए हुए हैं तो देखें, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आप घर से प्रिपरेशन करके आए हुए हैं। विदाउट प्रिपरेशन आप यहाँ पर आकर नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको जो सवाल की जवाब की एग्जांपल दे रहा था वो मैं बता दूं आपको। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, अगर आई एम अब्दुल्ला सुहेल, डूइंग सीए फॉर द लास्ट 2 years,
I am among those candidates who have given 5 papers in a single attempt. I am among those candidates who have qualified his EFC in first attempt. And currently, what I am looking for is a well-reputed firm where I can leverage my academic background to do wonders in the professional career. अब देखिए ये ड्राफ्टेड आंसर लग रहा है कि हाँ ये घर से प्रिपरेशन करके आया है, और आप यकीन करें कि अगर आपने पहले सवाल में इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया ना, तो बाकी इंटरव्यू निकालना आपके लिए कोई मसले वाली बात है ही नहीं। अब जब हमें अगर ऑलरेडी पता है कि हमारे सवाल क्या हो सकते हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ की तैयारी करके चले जाएं पहले से, है ना? तो हम इस आंसर्स को ड्राफ्ट करें, लिखकर ड्राफ्ट करें, उनको याद करें। और देखिए जब हमें इंडक्शन लेनी है ना, तो उसके लिए एफर्ट्स भी लगते हैं। बिग फोर में हम इंडक्शन की ख्वाहिश रखते हैं, तो हमारे एफर्ट्स भी उसके बराबर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली क्या हो गई, वीकनेस है, तो वीकनेस के भी मैं आंसर ड्राफ्ट कर सकता हूँ। एक कॉमनली एक और सवाल होता है मुझसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अपकमिंग 5 years। तो आप जो है वो अच्छा, एनान का सवाल है एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल आपने उनको ये बताना है कि करंटली मैं क्या कर रहा हूँ और आगे जो है वो मेरे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा मानता हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो है ना आपने ज़रा दिमाग में रखकर और प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके लेके जानी है। अच्छा, मैं वीकनेस और स्ट्रेंथ पे बात कर रहा था, तो देखें अगर आपको स्ट्रेंथ लिखना है ना, तो आप घर से उस चीज़ की प्रॉपर तैयारी करके जाएं, उसको लिख कर लेके जाएं, याद करके जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे ही लग रहा हो कि आपने रट्टा मारा हुआ है, नहीं। आप थोड़ा सा इंग्लिश जैसे हम लोग बोल रहे होते हैं, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी पीपल और हर किसी की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा उधर इस तरीके से बात कर सकते हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हो, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर हों बिल्कुल कि हमें क्या बोलना है उधर। अच्छा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो कि रट्टा ही मारा हुआ है और पता ही नहीं है बंदे को कि क्या बोल रहा है, ऐसा भी डिपिक्ट ना हो रहा हो। अच्छा, जो वीकनेस पे मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप अगर वो आप कोई वीकनेस अपनी बता रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर उसकी जो है ना पता होना चाहिए, आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए कि मैं ये वीकनेस क्यों बता रहा हूँ। आप कहते हैं मैं बहुत कैरियर फोकस्ड हूँ या मुझसे फोकस बहुत अच्छा होता है, तो ये बात आपको बतानी चाहिए कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि आपसे फोकस बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? अब फोकस अगर आप कह रहे हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है मेरे अंदर, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? आप डेफिनेटली अपने कोई सीए की स्टडीज़ को सामने रख सकते हैं कि अगर आपने बहुत सारे पेपर्स एक टाइम में दिए हैं और निकाले भी हैं, तो आप उसको सामने रख सकते हैं कि देखें ये 4 पेपर मैंने एक साथ दिए थे और मैंने उसको जो है वो मैंने क्लासेस भी ली, मैंने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करी, उसके बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैंने इन पेपर को निकाल लिया। तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ें आप सामने रख सकते हैं उनके। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी जो ना रिज्यूमे से आके हिट हो रही होंगी, यानी कि जो आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है उससे जाके हिट हो रही होंगी। अच्छा, हॉबीज़ पे कभी सवाल आ जाता है, तो हॉबीज़ भी आपने नीचे बहुत देख के डालनी है। ऐसे नहीं कि आप कहते हैं कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद इंटरव्यूअर कुछ फर्म्स में आपसे कह सकता है कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखा दें जो आप कहते हैं कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी करी हुई है। अच्छा, कुछ फर्म्स में मैं आपको ये बात भी कह दूँ, देखें कुछ बिग 6 की कुछ फर्म्स में अगर आपको कोई इस तरीके की चीज़ पेश आए इंटरव्यू के दौरान कि आप कुछ चीज़ डिलीवर कर रहे हैं और उस वक़्त ये हो गया कि इंटरव्यू की टोन थोड़ी-सी हाई होना शुरू हो गई। तो आप थोड़ा-सा ना अपना टोन को आप उधर खामोश भी रह सकते हैं किसी जगह पर, ठीक है ना? तो ऐसे कभी कॉन्सिक्वेंस मतलब ऐसी कभी सिचुएशन आज आ सकती है कि बंदे को जो है ना अपने खामोश रहना पड़े उधर। मैं एक बिल्कुल एक्सपीरियंस की भी बात बता रहा हूँ आपको, किसी जो बंदा इस फेज़ से गुज़रा है, उसी की बात आपको कोट कर रहा हूँ, तो उधर बेहतर है आप खामोश रह जाएँ। अच्छा, जब मोमेंट पड़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस स्पेसिफिक मोमेंट की बात की थी मैंने। अच्छा, मूविंग अहेड। अच्छा, मैं बात ये करूँ कि मैंने एनालिटिकल टेस्ट के हवाले से मैंने क्या बात करी कि आपने एनालिटिक्स पे अपने काम करना है, आपने एफएआर 2 की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग लेके जानी है, आपने ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लेके जानी है और लॉ को आपने थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से देख के जाना है। अच्छा, मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल आपके सामने रख दूँ कि क्या सवाल हो रहे होते हैं। अनान, मैं आपका सवाल लेता हूँ, एंड में लेता हूँ मैं आपका सवाल। अच्छा, इसमें मैं आपके सवालात बता दूँ कुछ-कुछ, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फ़र्क होता है? आप ये बात कर सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या सवाल हो गया कि अ मेरे पास मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट ओपिनियन में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये मेरे पास रिपील्ड कॉन्सेप्ट था लेकिन सबसे सवाल पूछ लिया जाता है। अच्छा, इन्वेंटरी किस पे मेरे पास मेजर होती है? तो पता है हमें लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर हो रही होती है। अच्छा, आईएफआरएस 15 का 5 स्टेप मॉडल है, तो मैं उसके हवाले से उस सवाल हो सकता है कि वो 5 स्टेप मॉडल बता दें। तो ये वाली कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा, मूविंग अहेड, ये मेरे पास 2 फर्म्स आ गई हैं, बीडीओ और जीटी। आई होप आप लोग इस बारे में अवेयर होंगे। अच्छा, बीडीओ में मेरे पास टेस्ट सिस्टम नहीं होता। बीडीओ में मेरे पास क्या हो रहा होता है? बीडीओ में मेरे पास इंटरव्यूज़ होते हैं। पहला इंटरव्यू होता है, एएम ले रहा होता है, सेकंड इंटरव्यू पार्टनर इंटरव्यू ले रहा होता है। अच्छा, टेक्निकल इंटरव्यू मेरा जो है वो फर्स्ट फेज़ यानी कि एएम इंटरव्यू के दौरान ही हो जाता है। एक सवाल आपको बता दूँ क्योंकि ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है, डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस पे। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है फर्म्स में, तो आप लोग अगर कर सकें इसकी तैयारी तो कर लीजिएगा इस वाले सवाल की तैयारी कि आपने इसका क्या जवाब देना है। आपने एफएआर 2 के कोर्स में ये चीज़ पढ़ी हुई होगी। अच्छा,
प्रोसेस के हवाले से मैं गाइड कर दूँ थोड़ा सा कि सबसे पहले आपकी जो है वो फॉर्म्स आ जाते हैं वेबसाइट्स पर, तो आपने सबसे पहले फॉर्म फिलिंग करनी है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और यूगन फॉर्म्स में। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग में आप कैसे फॉल करेंगे, सवाल तो ये है ना आपका। अच्छा देखें, बात इसमें ये है कि जो फॉर्म्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें आपके पास ना सीवी भी अटैच हो रही होती है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल कि ये सिलेक्ट होंगे और ये नहीं होंगे। तो इसलिए आपने अपने रिज्यूमे को बहुत देख के बनाना है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग में काउंट हो, कि आप शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा होगा, आपके पास फर्म्स में टेस्ट और इंटरव्यू हो रहे होंगे, जैसे मैंने आपको प्रीसीडिंग स्लाइड में दिखाया कि आपके पास डिफरेंट फर्म्स में डिफरेंट क्राइटेरिया है, किसी में टेस्ट हो रहे होंगे, किसी में पैनल इंटरव्यू, किसी में पार्टनर इंटरव्यूज। अच्छा, मूविंग अहेड, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको तैयार रखनी पड़ेंगी अपने साथ कि आपके फॉर्म्स में अटैच हो सकती हैं। एक तो आपकी प्रोफेशनल पिक्चर हो, पिक्चर शुड बी प्रोफेशनल, यानी कि उसमें जो बैकग्राउंड है वो आपका प्रॉपर बैकग्राउंड हो, ऐसे नहीं बिल्कुल एक अजीब सा बैकग्राउंड लगा हुआ, आपको पता है कि वो ब्लू और वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है हमारे पास। तो ये एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। रिज्यूमे में आपको बता चुका हूँ कि ये प्री ड्राफ्टेड हमारी एक रिज्यूमे, अगर आप चाहें तो फॉर्मेट को फॉलो कर लें, वरना आप रिव्यू के लिए सुबहाना या सादिया हैं तो सादिया को भी आप देख सकते हैं। अच्छा सादिया, आर यू देयर? काइंडली कंफर्म मी इन चैट। ओके, मूविंग अहेड, मैं इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कुछ आपके लग रहे होते हैं, और जो अदर सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ आपने चीज़ें क्लेम करी कि मैं इस जगह का मेंबर हूँ या मैं इस जगह की मेंबर हूँ। तो ये वाली जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे पास, कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको रेटिंग इस हिसाब से दी जा रही होती है कि अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो उस पर आपके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप डेफिनेटली कोई ऐसी सोशल वर्क से भी एफिलिएट हो सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में जो है ना, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में एक अहम रोल प्ले करती है ये चीज़। अच्छा, अदर सर्टिफिकेट्स में वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आपने किसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। अच्छा, डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया तो इस पे भी आपसे सवाल हो सकता है कि वो डिबेट कहाँ हुई थी और आपने कैसे विन करी थी। तो इन चीज़ों पे सवाल हो सकता है कि अगर आप ये चीज़ अपने रिज्यूमे में डाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सादिया शफ़ी है। सादिया शफ़ी का है। अच्छा, आई विल गिव माइक टू सादिया आफ्टर फ्यू मिनट्स, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अच्छा, इसमें मैं फ़र्क इसमें से स्लाइड में से आप पढ़ भी सकते हैं कि रिज्यूमे और सीवी में फ़र्क क्या होता है। मैं एक चीज़ आपको गाइड कर दूं कि अगर आप जो है वो जीटी के लिए, मैं आपको कह दूं कि अगर आप जीटी के लिए कभी सीवी बना रहे हो ना, तो एक पेज की कोशिश करिएगा सीवी भेजें। और बाकी फर्म्स में अगर आप चाहें तो आप अच्छी रिज्यूमे और सीवीज जो है वो डिटेल्ड सीवीज बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मूविंग फ्रॉम सीवीज अहेड, अच्छा इसमें कुछ बातें हैं जो आपने अपनी सीवीज में ना इंक्लूड करनी है लाजमी। मैं मेरे ख्याल में शादी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस पार्ट को कवर कर रहा हूँ इस वक्त कि ही शी इज़ फेसिंग टेक्निकल इशू एज वेल। मैं सीवी में आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आपका नेम होना चाहिए। अच्छा, मुझे इसमें ये हाईलाइट कर दें, मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हैदराबाद से हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो कराची से हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो अदर सिटीज़ से हैं। वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन इन 5 to 6 मिनट्स, तो काइंडली कंफर्म मी दैट। ओके हैदराबाद, ओके कराची, पंजाब, ओके ओके ओके। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके नाम डेफिनेटली अभी मेरे सामने भी आ रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये लोग जो है इस वक्त मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो अगर जो लोग सेशन में शामिल हैं वो रिस्पॉन्स करें तो डेफिनेटली मुझे उनके नाम भी पता चल रहे होंगे कि ये लोग हैं मेरे साथ। कल को आप लोग कोई चीज़ पूछोगे तो मुझे पता होगा कि ये लोग सेशन में थे हमारे साथ। ओके, इज देयर एनी वन हु इज लेफ्ट राइट नाउ? Okay, I guess we have enough answers. We have people from multiple provinces and multiple cities. तो अच्छा, एक चीज़ मैं कहता हूँ, देखें अगर आपकी फर्म, क्योंकि हमारे पास पंजाब साइड से कुछ लोग हैं, तो इसमें मैं एक बात कहता हूँ कि अगर देखें आपकी फर्म जो है ना वो लाहौर में है, सही है, और आप जो है वो अपना एड्रेस, आप गुजरांवाला से हैं और आप अपना एड्रेस गुजरांवाला का डाल रहे हैं, तो आप इसमें देखें ये चीज़ देखें, आप अगर एम्प्लॉयर होते, आप अपने आप को एम्प्लॉयर रखें, तो आप क्या चीज़ कि ये बंदा जो है वो क्या करेगा। ये बंदा वीकेंड्स पे या फिर फोर्टनाइटली या फिर मंथली कहेगा मुझे हैदराबाद जाना है, और अगर हैदराबाद जाना है या फॉर एग्जांपल मुझे गुजरांवाला जाना है, कराची में, तो कराची और लाहौर हमारे पास यही दो मेन सिटीज आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास फर्म्स हैं। तो वो ये चीज़ सोच रहा होगा डेफिनेटली उस वक्त। तो आप देखें, आप ये बात ध्यान में रखें कि आप जो है वो करंटली उस सिटी में मूव हो रहे हैं, तो आप अपनी रिज्यूमे में जो एड्रेस डाल सकते हैं वो उस जगह का डालें कि जहाँ पे आप जो है रहेंगे। आप लाहौर में रहेंगे, बैचलर्स रहेंगे, आप कराची में अगर बैचलर्स रहेंगे तो आप उस जगह का एड्रेस डालें ताकि आपका एम्प्लॉयर भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, आपका CNIC अगर आपका
शो हो रही है कि आप जो है वो अदर सिटी से हैं और आपने जो रिज्यूमे में ये डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पे उनको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि मैं उधर उस सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन क्योंकि पढ़ाई की वजह से मैं इस सिटी आ चुका हूँ, तो मैं इधर ही रिज़ाइड कर रहा हूँ। वो रिलायंस चाहते हैं आप पर ना, कि आप ऐसा ना हो कि प्रेशर वाले सीज़न में आप बोलें, और डेफिनेटली आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके करेगा प्रेशर वाले सीज़न में आप लोग बोलें कि मुझे नहीं अपने घर पे जाना है। ऐसे नहीं कर रहा होगा आप में से कोई। तो उनको आप रिलायंस दें इस चीज़ पे कि नहीं, मैं इधर आ चुका हूँ प्रॉपर्ली इस सिटी में और मैं इधर ही रिज़ाइड करूँगा। अ, यस, ये बात बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही हो रहा होता है कि हैदराबाद और कराची का हमारे पास इस तरीके से हो रहा होता है कि हैदराबाद के जो लोग होते हैं वो कराची में क्योंकि रहते हैं, तो फिर वो उधर का एड्रेस डाल। मूविंग अहेड, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? करियर ऑब्जेक्टिव। जो प्री ड्राफ्टेड एक रिज्यूमे है उसमें आपको दिख जाएगा, ऊपर करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? एजुकेशन आपने डालनी है, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो डालना है। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें आपने क्या डालना है? सबसे पहले ऊपर सीए को रखना है। अगर आपकी कैफ क्वालिफिकेशन हो चुकी है तो आपने सबसे ऊपर कैफ क्वालिफिकेशन। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? एक्सपीरियंस को आपने सामने रखना है। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला कॉलम हट जाएगा। स्किल्स में मैंने आपसे बात करी, स्किल्स में वीकनेस और स्ट्रेंथ आपकी दोनों कवर होती हैं। आप जब देखेंगे उसको रिज्यूमे को तो उसमें आपके पास वीकनेस एंड स्ट्रेंथ सारी होंगी। तो वो चीज़ हो गई। स्किल्स में देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो स्किल में डाल देते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉट अ स्किल, ओके, इट्स अ सर्टिफिकेशन। आपने एक एजुकेशन के थ्रू आप एजुकेट हुए, उसके बाद ही आपको जो है ना उस चीज़ की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आई है, तो ये आपको कोई स्किल नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आए कि स्किल और एजुकेशन में फ़र्क है क्या, और उसको प्रॉपर सेगमेंट में डालें। एक इंटरव्यूअर ये चीज़ देख रहा होता है कि, या एक एचआर ये चीज़ देख रहा होता है, इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि मुझे इस चीज़ को स्किल में डालना चाहिए, एजुकेशन में डालना चाहिए। ये रीजंस होते हैं हमारे पास जिसकी वजह से जो है ना सीवीज रिजेक्ट हो रही होती हैं। अच्छा, मूविंग अहेड, मैं इसमें बात करूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या है। तो आपने जो है वो सीवी को टेलर करनी है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि आपकी सीवी 5 से 6 पेजेस पे जा रही है और प्रॉपर्ली रिव्यू करवाया करें काइंडली। सही है ना, सही से रिव्यू करवाया करें। मेरे पास कराची अगर मैं लिखा होता है तो के छोटा आ रहा होता है, कराची का के कैप्स होता है, सही है ना। ऑफ लिखा हुआ है, ओ उसमें कैप्स आ रहे हैं, तो इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं बिल्कुल, के मतलब कोई भी बंदा देखे वो बोला क्या किया बस। आप कैफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ना मुझे में क्या चीज़ ऐसी है जो प्रोफेशनली मुझे डिपिक्ट करेगी एक इंटरव्यूअर के सामने, एक एचआर के सामने। ये इतनी अगर सिली मिस्टेक्स होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना आपकी सीवी का सिलेक्ट होना। इसमें एक चीज़ और मैं आपको वैसी एक टिप के तौर पे कह दूं कि आप ना 2 कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया करें उसके अंदर। एक नंबर इन केस आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर है रिज्यूमे में और वो आपने कॉल पिक नहीं करी, या फिर उस वक्त सिग्नल्स नहीं थे ना, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा हो जाता है, हम कुछ ऐसे एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स का इशू होता है, और आपने वही नंबर दिया हुआ है। इंटरव्यूअर 2 से 3 बार कॉल करेगा, उसके बाद आपको हटा देगा, वो किसी और को कॉल करेगा। तो आप काइंडली 2 से 3 नंबर उसके अंदर दिया करें, ताकि इंटरव्यूअर अगर एक नंबर नहीं लग रहा तो वो दूसरे नंबर पे कॉल करने की तरफ जाए। क्योंकि कुछ फर्म्स में हो जाता है कि वो आपको ईमेल नहीं कर रहे होते हैं, आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आपकी ज्वाइनिंग इस फर्म में हो चुकी है। तो इसके लिए इट्स बेटर कि आप 2 कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें। अच्छा, अपने आप को थोड़ा-सा जानें, इसमें वही चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम लगाएँ खुद पे और चीज़ों को ज़रा समझें। और दूसरा ये है कि थोड़ा जॉब को समझें। जॉब से मुराद क्या है कि अगर आपके पास टैक्स की के लिए उन्होंने हायर करने के लिए बोला है, तो आप डेफ़िनिटली टैक्स की प्रिपरेशन करके जाएँ। तो आप जॉब डिटेल्स को देखा करें कि मैंने एश्योरेंस में जाना है, मैंने नॉन एश्योरेंस में जाना है, मैंने टैक्स में जाना है। तो इस चीज़ को ना प्रॉपर्ली घर से थोड़ा-सा अपने माइंड को अ, प्रिपेयर करके जाया करें कि मैंने जो इंटरव्यू है मेरा किस हवाले से, ठीक है ना? रिज़्यूमे फॉर्मेट्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं स्लाइड्स को तेज़ी से आगे लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को स्लाइड्स शेयर भी हो जाएँगी बाद में। कुछ चीज़ें ओवरऑल अप्रोच मैं बता चुका हूँ इसमें। अच्छा, इसमें से मुझे ये बताएँ कि अच्छा, इंटरव्यू में ये मैंने आपके सामने रिक्रूटमेंट प्रोसेस रख दिया था। सबसे पहले कुछ कंपनी में टेस्ट होता है, सही है ना? पीडब्ल्यूसी हो गई मेरे पास, उसमें सबसे पहले टेस्ट हो रहा होता है। जीटी है, उसमें भी मेरे पास टेस्ट हो रहा होता है। उसके बाद पीडब्ल्यूसी में मेरे पास एक ही इंटरव्यू होता है। जीटी में मेरे पास क्या हो रहा होता है, 2 इंटरव्यूज़ होता है। पहले एक इंटरव्यू होता है, फिर एचआर इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है वो पार्टनर इंटरव्यू होता है। अच्छा, सवाल मैं एक स्पेसिफिकली बोल दूँ कि एक सवाल आ जाता है मेरे पास एस्से का ना। एस्से में आपको बता दूँ कि किस तरीके का एस्से लिखना पड़ जाता है। जैसे मीडिया इज़ अ कर्स, इस तरीके का ऐसे लिखना पड़ जाता है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन अपकमिंग 5 ईयर्स, 250 वर्ड्स का अबाउट वो ऐसे होता है। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पहले से पता है, तो आप इसको घर से तैयारी करके लेके जा सकते हैं। इसकी घर से आप ऐसे लिख के लेके चले जाएँ, ताकि आपको उधर कन्वीनिएंट रहे।
अब उधर एकदम ही आप पे आ रहा है कि भाई 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिख दो और आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा उस वक्त और आप खाली ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं उसको, तो डेफिनेटली ये हिंड्रेंसेस आएंगे फिर आपको अपनी सिलेक्शन में ना। अच्छा, टेस्ट बता चुका हूँ उसमें मैं आपसे, कुछ फॉर्म्स में टेक्निकल का हो रहा होता है, कुछ फॉर्म्स में एप्टीट्यूड का हो रहा होता है, कुछ में मिक्स हो रहा होता है। एप्टीट्यूड के लिए रिसोर्सेज हैं हमारे पास स्पेसिफिकली, कुछ मैं बता दूंगा, और मेरे पास जो अदर देन एप्टीट्यूड टेक्निकल की कुछ सवाल हैं स्पेसिफिकली वो मैं बता चुका हूँ। इंटरव्यूअर एचआर इंटरव्यू होता है, देन मेरे पास पार्टनर इंटरव्यू है जिसको हम टेक्निकल इंटरव्यू कह रहे होते हैं, वो हो रहा होता है। ये सारी बात, देन फाइनली आपकी सिलेक्शन होती है कि किस फर्म ने आपको कॉल करती है कि जो है ना आप सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनली। अच्छा, इसमें कभी ऐसा भी आपको जो है ना फेस करना पड़ जाएगा कि आपने जो है ना वो हुआ क्या कि आपको एक फर्म से कॉल आ गई और उसके बाद आपको एक और फर्म से कॉल आ गई, तो अब आपने कौन सी फर्म ज्वाइन करनी है ये डिसीजन लेना है आपने ना। तो ऐसा ना करें कि आप उनको ऑन कॉल बोलने के नहीं मैं तो नहीं आ रहा। टेक योर टाइम और आप सजेशन ले लोगों से कि मुझे किस फर्म में जाना चाहिए, मुझे इस फर्म से भी कॉल आ गई, मुझे उस फर्म से भी कॉल आ गई। ऑन कॉल या आप बिल्कुल उनको मना कर दें कि नहीं मैं तो इस फर्म में आ चुका हूँ, मैं किसी और फर्म में नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले लूँ कि मुझे पीडब्ल्यू से भी कॉल आई हुई है, मुझे ईवाई से भी कॉल आई हुई है, और अब मुझे डिसाइड करना है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा टाइम दें, इस चीज़ को एनालाइज करें कि लोगों से पूछें कि मुझे किस फर्म में जाना चाहिए, किस फर्म में नहीं जाना चाहिए। तो उससे ही आपको बेहतर पता चल रहा होगा। देखिए, एक फर्म में अगर मेरे पास अश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, अच्छा मुझे ज़रा ये पहले बता दें आप लोग कि आप लोगों में से क्योंकि मेरा हमारा जो टाइम है ना वो एक्ससीड कर गया है, तो आप में से मुझे ये बता दें कि कितने लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि मैं 2 मिनट या 4 मिनट की एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है ज्वाइन करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। सेशन तो क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एंडिंग नोट पे जा चुका है, मैं अब बिल्कुल यही यही चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है। अच्छा, आप लोगों में से मुझे बस इतना बता दें आप लोग, ताकि आप लोग की मुझे अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए कि आप लोग क्या समझते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट इस वक्त बेहतर है। और आप में से पहले मुझे इस चीज़ का जवाब देना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके ओके। ओके, गुलाम हुसैन। ओके, हसीब। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, हसनैन, अनान। ओके, इबाद। पब्लिक ओपिनियन, डेफिनेटली इट्स अ पब्लिक ओपिनियन। ओके, इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? और ओके, बिजनेस। दैट्स अ रियली गुड आंसर अब्रार। ओके, या इट्स सब्जेक्टिव है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि, अच्छा एनान ने जो है ना एक क्या कहा कि इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इस बात को इस तरीके से कहूँ कि इंटरेस्ट से ऊपर जो है ना वो आपके फ्यूचर एम्बिशंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। मुझे इस वक्त ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, और कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने पाकिस्तान में रुकना है। ओके ओके, हसीब। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 90% पीपल जो है फ्लेक्सिबल। ओके, मेरे पास 90% पीपल हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही जाना है। और जो 10% की आवाम है, हाँ अब मेरे पास जवाब आने शुरू हो कि हमें पाकिस्तान में रुकना है। ओके, इट्स योर पेट्रियोटिज्म कि आप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को ही सर्व करना है। ओके, जिन लोगों को मैं दोनों फेजेस पे बात कर दूं, क्योंकि मेरे पास मिक्स जवाब आए हैं। मैं दोनों चीज़ों पे बात कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में रुकना है या मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है। अच्छा, एक चीज़ है, हम हमें ही पता है कि हम जो है ना वो सीए की फील्ड में आए हैं तो पैसों को देख कर आए हैं। लेकिन ना बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें पैसे नहीं कमाने सीए की फील्ड में आके। तो हम लोग तो पैसों की वजह से ही आ रहे होते हैं कि पैसे अच्छे मिलेंगे, और जाहिर है इसी वजह से हम लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। और एक डेफिनेटली एक ऐसी फील्ड भी है कि जिससे जो है ना मतलब अनकम्पेरेबल है डेफिनेटली, कि एक बिल्कुल डिफरेंट आपको लेके चलती है। हाँ, तो मैं एक बात कर दूँ इसमें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचा हुआ है कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो देखिए मोबिलिटी आप देखें कि ये फ्यूचर एम्बिशन हो गया। मैंने आपको पहले क्या बोला, आप फ्यूचर एम्बिशन डिसाइड करें आपका क्या है। आपने अभी कह दिया कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है। अब पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको इजली इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा? तो मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे? मेरे पास आता है एश्योरेंस का डिपार्टमेंट।
एश्योरेंस का डिपार्टमेंट आपके लिए ऐसा डिपार्टमेंट है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी इसमें बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसान है। एश्योरेंस में मेरे पास ऑडिट भी आया था, नॉन ऑडिट भी आया था, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली वही जो पब्लिक ओपिनियन, जैसे ऊपर बात ने बात करी कि पब्लिक ओपिनियन यही है कि ऑडिट से इंटरनेशनल मोबिलिटी ईजी रहती है। तो ऐसे ही है मेरे पास, बिल्कुल ये एक चीज़ है जो हम सबको एक्सेप्ट करनी है कि ऑडिट से इंटरनेशनल मोबिलिटी ईजी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी से ही है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल मोबिलिटी इससे ईजी है। अच्छा, कौन कौन सी जगहों पे ईजी है? तो मेरे पास मिडिल ईस्ट में भी मैं कह सकता हूँ, यूके साइड पे भी कह सकता हूँ, यूएस में भी कह सकता हूँ, मेरे पास मोबिलिटी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि आइजाज जो है वो इंटरनेशनली अप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, जो दूसरे मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का आ गया, और मेरे पास जो डील्स आईएफएस एडवाइजरी आ गए, इनमें भी इंटरनेशनल मोबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, नहीं है इंटरनेशनल मोबिलिटी, लेकिन एज कम्पेयर टू ऑडिट कम है। ठीक है ना? अच्छा, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में रुकना है वो कौन कौन सी फील्ड चूज कर सकते हैं? वो ट्रांजेक्शन एडवाइजरी। अच्छा, पैसे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पाकिस्तान से अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आपको पता है कि उधर कितना पे हो रहा होगा। किसी बंदे को आइडिया है इधर के पाकिस्तान से बाहर एक चार्टर अकाउंटेंट को, जो कि क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट हो, बिग फोर से उसका या बिग सिक्स से उसका एक्सपीरियंस हुआ हुआ हो, और जस्ट वो अभी अपनी आर्टिकल्स करके निकला हो, तो वो कितने कमा रहा होता है? हसीब, आई विल आंसर यू, नो आइडिया। अच्छा, मैं इन पाकिस्तानी टर्म्स में एक मिनिमम अमाउंट कोट करता हूँ, बिल्कुल मिडिल ईस्ट की साइड का, 10-20 लाख। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। हसीब, आपने कहा ओके, हाँ ऐसा है बिल्कुल। आप लोगों को पता है, मतलब मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूंगा कि 10 लाख 1 मिलियन से ऊपर का ही अमाउंट बन जाता है आप लोगों का पर मंथ। लेकिन देखिए, आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि उधर के एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं आपके। आपको पता है यूके का जो है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कितना महंगा है, तो आपके पास कितने बच्चे होते हैं, ये वाली बात भी है ना। मिडिल ईस्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं है, आपके 4-5 हज़ार जो करेंसी में आपका जो है वो गुजारा हो जाता है। तो डेफिनेट ये फ़र्क है कि आपने अगर बचत करनी है तो आप मिडिल ईस्ट साइड पे जाएंगे, और आपने एक लेविश लाइफ गुजारनी है तो आप यूके साइड पे चले जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर एम्बिशंस कि आप किस तरीके की लाइफ गुजारना चाहते हैं। ये बात की बात हो गई। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमें जो है वो इस वक्त ये डिसाइड करना है कि हमें एश्योरेंस लेना है, तो डेफिनेटली एश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अब आपको एक फर्म से कॉल आ रही है कि आपने जो है वो एश्योरेंस चूज़ करना है, और दूसरी फर्म से आपको कॉल आ रही है, आपने टैक्स दे रहे हैं वो। अब आपने क्या डिसीजन लेना है? देखिए, अगर वो आपको ये बात कह रहे हैं कि आपकी रोटेशन हो जाएगी, आप 1 साल में टैक्स में गुजारें और 2.5 साल जो है अपना एश्योरेंस में गुजारें, तो ठीक है, एश्योरेंस का आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, इट्स गुड। लेकिन आप ये चीज़ याद रखेंगे, 3.5 साल में आपका मैक्सिमम, एक चार्टर अकाउंटेंट बच्चा जो एक सीए के लिए बच्चा होता है, उसका मेन फोकस एश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है ना? उसकी आर्टिकल्स मिनिमम एश्योरेंस से हो, क्योंकि एश्योरेंस में एक आपको ओवरऑल मैप दिखता है कि कौन सा जो है डिपार्टमेंट, कौन सा जो एरिया है, कौन, क्योंकि आप उसमें टैक्स भी देख रहे होते हैं, एडवाइजरी भी कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, तो एक एक्सटेंसिव होलिस्टिक आपको जो है ना एक आइडिया मिल रहा होता है उसके अंदर। अच्छा, मैं इससे आगे चल के बात करूँ तो ये मेरा डिपार्टमेंट क्लोज हो गया एश्योरेंस का। बाहर जाना है, सही है एश्योरेंस। अब मैं ट्रांज़ैक्शन एडवाइज़री में बात करूँ और टैक्स में बात करूँ। तो देखिए, टैक्स में तो ये है कि टैक्स में मैं आपको बताऊँ कि आपके एक ओपिनियन के भी ना अराउंड, एक ओपिनियन कितने देर में बन जाता है आपका? सही है ना? एक ओपिनियन में आपको 4 घंटे लग जाएँगे, 5 घंटे लग जाएँगे ओपिनियन में। आपको पता है कि उसमें आपकी एक लाइफ़ लगी है एक ओपिनियन तक। एक ओपिनियन 4 घंटे में अगर आप एक ओपिनियन किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस ओपिनियन को प्रोवाइड करने में आप लोगों के पीछे पूरी लाइफ़ लगी है ना, पूरा टेन्योर लगा है, और फिर जो है आपने अ, इस कमांड पे पहुँचे, इस नॉलेज पे पहुँचे कि आप वो ओपिनियन दे सकें। तो अब आप इसमें ये चीज़ देखें कि वो ओपिनियन आप दे रहे हैं, उस ओपिनियन के, एक ओपिनियन की मैं जस्ट एक वैसी ही फीस बता रहा हूँ आपको ना, अराउंड 2 मिलियन 2.5 मिलियन तक फीस चली जाती है उस एक ओपिनियन की। तो अब एक ओपिनियन 4 घंटे, अब आप ये बात बोलें कि 4 घंटे में मतलब आप 2.5 मिलियन के अराउंड पैसे कमा रहे हैं, तो देखिए फील्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन अब आपने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने कहा मैं पाकिस्तान में रुकूंगा। अच्छा, टैक्स में ऐसा नहीं है कि आपकी इंटरनेशनल मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। मैं एक स्पेसिफिक आपको सेक्शन बता दूं, सेक्शन 108 है टैक्स का, ट्रांसफर प्राइसिंग पे। उस पे ऐसा है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी उसमें हो जाती है। वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा एरिया है, बहुत टेक्निकल है, पाकिस्तान में एक्सपर्टीज भी कम है लोगों के पास। तो एक ऐसा एज होता है कि डेफिनेटली ये स्किल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, तो आपको पाकिस्तान में रहते हुए भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, और मोबिलिटी भी इसमें आसानी से, दुनिया में लोग कम है जो ट्रांसफर प्राइसिंग पे बात कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो और कंपनी हायर करती है, बहुत हाई अमाउंट में हायर करती है। तो ये एक चीज़ हो गई कि पाकिस्तान में रुकना है तो फिर आप सामने रखना होगा, टैक्स हो गई, ट्रांजेक्शन एडवाइस हो गई, इंटरनल ऑडिट कुछ ऐसी फील्ड है कि पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि कंपैरेटिवली मोबिलिटी ईजी है ऑडिट में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी। तो इंटरनल ऑडिट में भी सिमिलरली सऊदीया की साइड पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम आती है। मैं आपको इंडिविजुअली ट्राई करता हूँ, व्हाट्सएप पे आप
इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। इंडस्ट्री में आप कौन सी कंपनी के हवाले से पूछ रहे हैं, अगर मुझे आप स्पेसिफिक कंपनी बता दें तो मुझे आप लोगों का माइंड पता चल जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में। जस्ट शाज़न, ऐसा हमारे पास जो है ना, मैं बिग फोर की तो बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हो रहा होता है कि वो प्रायोरिटीज़ दे रही हूँ, लेकिन मैं सारी फर्म्स की बात नहीं कर सकता। कुछ फर्म्स में, अच्छा मैं शाज़न का सवाल सबके साथ शेयर भी कर दूँ, इट इज़ ट्रू दैट फर्म्स प्रायोरिटाइज दोज हु हैज़ अ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो कुछ फर्म्स में ऐसा है कि इमीडिएट हायरिंग इस वजह से हो रही होती है कि उनके पास कोई स्पेशल असाइनमेंट आया हुआ है और उन्होंने अपनी जॉब ओपनिंग कर दी इस वजह से कि मैं तो बस उनको फ़ौरन हायरिंग करनी है और किसी क्लाइंट पे फ़ौरन पोस्ट करना है उसको। तो वो चाहते हैं कि उनके पास एक कॉम्पिटेंट रिसोर्स आए। इस वजह से वो हो सकता है कि वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हों इस चीज़ को कि उनके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हो। लेकिन हर फर्म में ऐसा नहीं होता। स्पेशली बिग 6 की मैं बात करूँ तो बिग 6 में ऐसा नहीं हो रहा होता कि वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रही हों। अच्छा, आपने बात करी है ना यूनिलीवर, पीएसओ और लकी सीमेंट की। अब देखें, आप फ़र्क भी तो देखें, आप क्या बात कर रही हैं। आप यूनिलीवर की बात कर रही हैं एक तरफ और आप बात कर रही हैं पीएसओ की, सही है ना? यूनिलीवर एमएनसी में आती है, सही है ना? और पीएसओ एमएनसी में नहीं आती। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर। तो डेफ़िनेटली यूनिलीवर का एक बच्चा जो जिसने यूनिलीवर से आर्टिकल्स करी हो, तो एक बिल्कुल अलग ही माहौल देख कर आता है वो ना। इट्स जस्ट लाइक, मतलब आईबीए में कहूँ कि आईबीए एक बहुत अच्छी रिनोन यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो बिल्कुल सिमिलरली यूनिलीवर भी मतलब एक एमएनसी है, तो आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा आपके पास। अच्छा, यूनिलीवर में भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से आर्टिकल्स कर भी रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप रोटेट करें। आप ऐसा नहीं कि आपने 3.5 साल अपनी आर्टिकल्स जो है वो यूनिलीवर में टेक्स्ट में गुजार दी। नहीं, नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने हैं, और अगर आप यूनिलीवर से आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो कुछ कंपनीज़ इस तरीके की होती हैं कि जो आपको रिटेन भी करती हैं कि आपकी आर्टिकल्स खत्म हो गई, और डेफिनिटली दे विल पे यू एक हैंडसम अमाउंट। तो इसमें ये भी चीज़ है कि आपको ड्यूरिंग स्टाइपेंड, जो आपका स्टाइपेंड का रेट होता है वो भी एक अच्छा होता है एमएनसीज़ में एज़ कम्पेयर टू अदर, और आपको बोनसेस भी मिल रहे होते हैं। उसके बाद पर्क्स भी आपके कुछ अच्छे-अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए तो यूनिलीवर में बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हुई हैं, तो फीमेल्स को तो उधर एज रहता है यूनिलीवर में ना। अच्छा, तो इमरान, आपका सवाल, ये मिडिल ईस्ट में क्या है? आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की बात करें, ऐसी है रफ़िया? अच्छा, इफ एनीवन, हमारा सेशन यहाँ पे वैसे तो एंड हो चुका है। इस वक्त मैं क्वेश्चन आंसर से एंटरटेन कर रहा हूँ। अगर कोई लीव करना चाहे तो वो लीव कर सकता है, क्योंकि हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। और अगर आप में से कोई चाहे तो व्हाट्सएप पे हम लोग अवेलेबल हैं। आप किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, तो दे विल रिस्पॉन्ड यू। अच्छा, इसमें पीएसओ की आपने बात करी ना, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, तो देखिए आप क्या बात करिए, आप इस वक्त एक कंपनी की बात कर रही हैं। आप ये बात ना करें आप, क्योंकि इस वजह से ये चीज़ पूछनी है कि इसका स्कोप उधर कम है या ज़्यादा है, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में ऑयल एक्सट्रैक्शन है, दुबई वगैरह में हमारे पास यही चीज़ है ना मेन। कंस्ट्रक्शन इस वक्त बहुत वर्ज पर है, और मेरे पास जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, खासतौर पे मेरे पास I-46 सप्लाई हो रहा होता है। तो ये वाली मेरे पास जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन देखिए, आप इंडस्ट्री की बात करें, आप एक कंपनी की बात ना करें, तो मैंने इस कंपनी से आर्टिकल्स कट नहीं, आपने एक फर्म में गए और आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर के क्लाइंट देखे उधर। तो आपके पास जो ऑडिट का एक्सपीरियंस है ना, वो एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करेगा उस पूरी इंडस्ट्री की। उससे रिलेटेड जो टैक्स के आपके जो स्पेशलाइज़्ड स्केड्यूल्स लग रहे होंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। इसके अलावा जो ऑडिट में काफ़ी बारीकियाँ होती हैं, कंपनी से रिलेटेड कुछ बारीकियाँ होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं, तो हम जो है वो नॉन कंप्लायंसेस को भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अभी तो आप लोगों ने आइज़र 250 नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डेफिनिटली जब आप सीए फाइनल्स में आएँगे, 250 की बात कहता है कि आपने नॉन कंप्लायंसेस को भी आइडेंटिफाई करना है। तो उस वक़्त आपको एक कंप्लायंसेस की अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है, आपको एक इन चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, आईएफआरएस, आइज़ाज़ की। और आपको एक तो होलिस्टिक एक जब आपके पास अप्रोच होती है ना, तो आपका स्कोप बढ़ जाता है उधर। और आपकी सीवी में भी जब आप पोस्ट आर्टिकल्स अप्लाई कर रहे होंगे बाहर, तो आपकी सीवी में ये चीज़ देखी जाती है कि आपने जो है वो अपनी आर्टिकल्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर के क्लाइंट्स करे हैं, कंस्ट्रक्शन के क्लाइंट्स करे हैं। और आपकी जब सेकॉन्डमेंट भी ऑयल एंड गैस में हो गए, तो वो पोस्ट आर्टिकल्स आपको जॉब्स भी ऑफर कर देते हैं। तो डेफिनिटली इसका स्कोप है उधर। पीएसओ की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करूँगा। अच्छा, ना आपने कहा कि अगर इंडस्ट्री जाएँ तो, अच्छा, कुछ इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप लोगों को जाना चाहिए, ठीक है ना? मैं ये बात करूँ कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों को जाना, अच्छा, वेलकम।
हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, आप जब भी चाहें तो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये बात करूँ ना, आपने कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ का सुनने में आता है कि इधर जाना चाहिए। तो देखिए, अब एक फर्म और एक जो है वो, मैं बात करूँ कि एक फर्म हो गई आपके पास और दूसरी जगह कोई फर्म हो गई आपके पास बी कैटेगरी की या सी कैटेगरी की, और दूसरी लेवल कंपैरेटिव में आपके पास यूनिलीवर हो गई। ना आप मुझे बताएँ, अब आप क्या सिलेक्ट करेंगे? मेरे पास जो है ना, बिल्कुल मुझे पता लग गया मैंने क्या ऑप्ट करना है। आप बताएँ, आप इधर क्या ऑप्ट करेंगे? डेफ़िनिटली, ऐसे ही है ना। गुलाम हुसैन ने जवाब दिया, बिल्कुल आप उस वक़्त यूनिलीवर को अपनी प्रायोरिटी रखेंगे। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए। देखिए, कुछ मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ों से इनकार नहीं है, कुछ चीज़ें ना किस्मत में भी होती हैं। मैं आपको बिल्कुल एक बिल्कुल एक्सपीरियंस बता दूँ आपको, मैंने एक शख्स को देखा इस तरीके से कि उसके आर्टिकल्स के इलेक्ट्रिक थी। के इलेक्ट्रिक क्या एमएनसी है? बिल्कुल भी नहीं। के इलेक्ट्रिक क्या है? के इलेक्ट्रिक एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना? इंडस्ट्री में आपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट में रहते हुए आपने आर्टिकल्स करी अपनी पूरी 3.5 साल की आपने उसमें आर्टिकल्स गुज़ारी, और आपके साथ बैड लक ये हुआ, विदिन आर्टिकल्स आप क्वालीफाई भी नहीं कर पाए। अच्छा, इतना बैड एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन देखें, आपके नसीब में जब एक चीज़ है तो वो आपको मिलनी है। क्या हुआ आप उसके बाद? उसके बाद मैंने उस शख्स को देखा कि वो पीडब्ल्यूसी आई। पीडब्ल्यूसी में क्योंकि वो इंडस्ट्री से आई थी तो वो एश्योरेंस में नहीं जा सकी क्योंकि उसके पास ऑडिट का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसको नॉन ऑडिट में भेज दिया। नॉन ऑडिट में उसने कोई 4 या 6 महीने काम किया और उसके बाद उसको जीएसके से ऑफर हुआ एज़ एएम, एमएनसी में। मैं उसका अमाउंट कोट नहीं कर सकता इस वक़्त कि हाउ मच दे आर पेइंग टू हर, लेकिन आप देखें एक चीज़, अब सिमिलरली एक उसी बंदे के साथ ये हुआ जो कि जिसके आर्टिकल्स जो है वो एएफएफ या केपीएमजी से है, और उसके बाद जो है वो उस आर्टिकल्स के बाद उसने भी जीएसके अप्लाई किया, एक एमएनसी में अप्लाई किया और उसकी इधर जॉब हो गई। अच्छा, दोनों सेम ही वेज पर हैं, दोनों सेम डेजिग्नेशन पर हैं। तो एक चीज़ है कि एक चीज़ किस्मत में है ना, बस रास्ता अलग होगा लेकिन किस्मत में एक चीज़ है तो वो मिलनी ही है आपको ना। अच्छा, एक एस्टीमेट बता दें तो मोटिवेशन के लिए, आप एक अमाउंट कोड कर दें, मैं हायर या लोअर कह दूंगा उसमें। अच्छा, पाकिस्तान को ज़रा सामने रखिएगा, वी आर नॉट अर्निंग इन डॉलर्स। नहीं, आप कुछ ज़्यादा चलेगा, अगर आप पर्क्स को मिला देंगे तो इतना बन जाएगा, गुलाम हुसैन और एनान। लेकिन बेसिक मैं कहूँ तो इससे अ, थोड़ा-सा, ये बात थोड़ा-सा नीचे आने की ज़रूरत है इसमें भी। आप एक चार्टर अकाउंटेंट हैं, वो बिज़नेसमैन नहीं है कि मतलब आप नहीं, नहीं, एनान इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। ये आप लोग असल में ना फिगर्स कोट कर रहे हैं और आप लोगों को एक आदत हो गई है, नहीं शाज़िन इससे ज़्यादा है। आप लोगों को ना एक आदत हो गई है कि आप मिलियंस में नंबर देख रहे होते हैं तो आप लोगों को ये नंबर छोटे-छोटे लग रहे होते हैं। लेकिन दे आर, हाँ, ये सही सही कोट किया है ये बात आपने। आयशा, आपने भी अब सही कोट किया है। तो ऐसा ही है। और मैं ये भी बता दूँ कि वो क्वालीफाई भी कब हुई, वो बिग फोर में आई और उन्होंने 6 महीने काम किया, उसके बाद वो गई और उसके बाद वो क्वालीफाई हुई फर्म छोड़ने के बाद। तो उनको एमएनसी ने रखा कि उनका क्वालिफिकेशन भी नहीं थी उस वक्त, और जो है वो उनका जो है वो एक्सपीरियंस भी, आर्टिकल्स भी इंडस्ट्री से थी, तो रखा। तो एक चीज़ आपको मिलनी है ना आगे, तो आप अभी ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल मायूस हो जाएं कि हम पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं। आप अपनी एफर्ट्स रखें, अपनी बेस्ट आर्टिकल्स गुजारें, उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव से आपको जाना है, अपना अपना माइंड बनाना है कि मैंने जो है ना लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, देखिए जब आप जो है वो आ चुके होंगे ना, किसी फर्म में आप जा चुके होंगे, तो फर्म में जाने के बाद देखें एक जूनियर को ना बहुत सारे मसले पेश आते हैं। आप लोग चाहें तो उस वक्त मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं कि हम इस मसले को कैसे पॉप अप करें, इस मसले को कैसे कोप आउट करें। उस पर भी मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा इंडिविजुअली। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि फर्म का हर बंदा ना चाहता है आपसे रिलायंस, कि उसको ना आपकी बात पे रिलायंस होनी चाहिए। तो आप उसकी रिलायंस आउट नहीं करिएगा। आप जो काम कर रहे हैं आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट। एक एश्योरेंस की फील्ड में इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने जो काम मैंने किया है मुझे उस पे कंट्रोल होना चाहिए, और दूसरा मुझे पता होना चाहिए मैं इस चीज़ को डिलीवर कैसे करूँगा। अगर आप बताते हुए ही एक अंडरस्टैंडिंग आपने ली, आप एक क्लाइंट पे चले गए और आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग गैदर की, और अब आपने पार्टनर को आके बोले हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, वो बोलेगा आपको सही से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसकी रिलायंस आउट हो जाएगी, वो आपकी बातों पर एतबार नहीं कर रहा होगा। तो व्हेन यू आर स्पीकिंग, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। ओके, ये तो बात की बात हो गई हमारे पास, जब आप ज्वाइन कर लेंगे। करंटली आपका जो मेन फोकस होना चाहिए इस टाइम पे वो क्या होना चाहिए? आपने कुछ नहीं करना, आपने इस वक्त बिल्कुल ध्यान देना है किन चीज़ों पर? आपने ध्यान देना है टेस्ट पर, क्योंकि सबसे पहला फेज़ आपका टेस्ट का है, और रिज्यूमे मेकिंग पर, क्योंकि ये आपके फॉर्म के साथ अटैच हो रही होंगी। आज मेरे पास 12 तारीख है, कोई 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते में मेरे पास कुछ फॉर्म्स आना शुरू हो जाएँगे। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, मैं सारी चीज़ों को साइड करूँगा इस वक्त, और मैं एक कमरे में बैठ जाऊँगा, किताब, ऐप्स, लैपटॉप लेकर, और मैं उसी चीज़ की तैयारी करता रहूँगा कि मैं अब इस कमरे से जब तक नहीं निकलूँगा, जब तक मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आ जाएगी।
सही है ना, क्योंकि टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद इंटरव्यूज क्लियर करने हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आप लेके बैठ जाएं और आप कंटिन्यूसली उन सवालों को, एनालिटिकल एबिलिटीज़ के जो सवाल होते हैं आप उनको करते रहें। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत मोटी किताब आती है, आप उसको करते रहें, क्योंकि यही सवाल होते हैं जो पूछे जा रहे होते हैं। 20 मिनट का सवाल होता है, 20 मिनट के में 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए जाते हैं। टाइम होता है आप लोगों के पास, लेकिन बात ये है कि आपका माइंड उस वक्त क्लिक कर रहा है चीज़ों को या नहीं कर रहा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप लोग बैठ जाएं और वो एमसीक्यूज जो है वो आप वन बाय वन सॉल्व करते हैं कि आपका माइंड इस चीज़ पे ट्रेन हो जाए कि मैंने जो है ना ये चीज़ करनी है। और खुदा ना खास्ता किसी का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद कुछ हालात वैसे नहीं रहे जैसे थे, तो देखिए हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। सही है ना, आप अपनी एफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक टाइम बाद आ जाती है चीज़, देर से आती है, कुछ बेहतरी ही होती है, तो मायूसी वाली चीज़ नहीं। अच्छा, आपका सवाल है। अच्छा, इंटरव्यूअर की टोन हाई हो जाती है। मैं एक केस डिस्कस कर दूं कि एक बिग सिक्स फर्म है। अच्छा, मैं ना एक आपको बात क्लियर करूँ, देखिए जब बिग सिक्स बोल रहा होता हूँ तो आपको पता है मैं बिग फोर नहीं बोल रहा, तो आपको फिर इतना पता होना चाहिए मैं किन फर्म्स की बात कर रहा हूँ। सही है ना, तो स्पेसिफिक नहीं बोल रहा होता, लेकिन एक अजम्पशन तो आप भी ले सकते हैं। देखिए बिग सिक्स में अगर मैं बात करूँ तो बिग सिक्स में मेरे पास जो एक केस बता देता हूँ कि उसमें ये था कि एक बंदे ने अपनी हॉबीज़ में लिखा हुआ था कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो फोटोग्राफी पे उससे सवाल हो गया था कि आप ज़रा दिखाएं कि आपने कोई फोटोग्राफ्स कैप्चर किए हैं, आप उसको फोटोग्राफर कह रहे हैं। तो वो इस चीज़ पे थोड़ा सा ना, मतलब वो टोन थोड़ी सी हाई टोन पे पूछा कि आप फोटोग्राफर कह रहे हैं, आप ज़रा कुछ पिक दिखाएं। तो उस टाइम पे आप जो है ना थोड़ा सा काम हो जाए कि ठीक है, वो आपको मोमेंट पे पता चलेगा उस वक्त कि मुझे इस वक्त जवाब देना है या नहीं देना। सही है, आपने अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए ऐसा ना हो कि आप बहसों बहसे में चले नहीं, कि आपको दूसरी हॉबीज़ की तरफ है। हाँ, मेरी हॉबी जो है वो ट्रैवलिंग करना भी है, तो आप ट्रैवलिंग की तरफ इस तरीके से आप इंटरव्यू, ठीक है, कि आप पे डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। सही है ना, आप एक बुक है फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप की हॉबी क्या है, आपसे अगला सवाल हो गया आपकी हॉबी क्या है। आप अपनी हॉबी बताते हैं कि ना मेरी हॉबी है बुक पढ़ना, वो अगला सवाल आपसे पहला क्या करेगा कि आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी। आप घर से एक बुक की तैयारी करके लेके जाएं और वही बुक उसको इंटरव्यू में आप सुनाएं, वो इतना इंप्रेस हो जाएगा आपसे, बस यहाँ पे आपका इंटरव्यू आपके हाथ में आ जाए। नहीं तो प्रॉपरली ड्रेसिंग, ऐसा नहीं हो कि आपकी ड्रेसिंग आउट है तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका खराब हो। तो ये चीज़ें तो ऐसी ही आपने करके लेके जानी है। वे ऑफ स्पीकिंग पे खास एक ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है ना, कुछ फर्म्स में टेस्ट नहीं होता, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। मेन फोकस अभी क्या है आप लोगों का कि आप लोगों ने बस लग जाना है तैयारी में। सही है ना, आई एम गिविंग ओवर टू एमन। एमन काइंडली वाइंड अप आवर सेशन। Thank you everyone for joining today's session. And we apologize for any inconvenience caused. If you still have any query, reach out to us through our induction group. Best of luck with your induction journey. Allah Hafiz. I guess there's some issue from Eman's side. You guys may leave the chat. Thanks for joining us. और कोई issue हो तो we are available on chat. You can ask any question on WhatsApp. Okay guys, have a good time with you. Allah Hafiz everyone.